आदाब, जोश रंधावा, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। राम भक्तों के लिए आई है सबसे बड़ी गुड न्यूज। क्या है वो शुभ घड़ी और क्या है शुभ मुहूर्त, जिसे जानकर आपके चेहरे पर मुस्कान खिल जाएगी। तफसील से आगे बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, चार धाम यात्रा में भक्तों के उत्साह और जोश से आपको आज हम रूबरू कराएंगे। साथ ही आस्था के मेले में खुशनुमा मौसम की मेहरबानी भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। आ रहा है इन सबका कूल वीकेंड। दिल्ली एनसीआर के मौसम की भी चर्चा करेंगे, खूबसूरत नजारों के दीदार भी आपको करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति। बात ऑपरेशन कावेरी की कामयाबी की भी करेंगे। सूडान से घर लौटे लोगों की आप बीती भी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। साथ ही लेकर चलेंगे आपको मैंगलुरु। ऋषभ शेट्टी के संग भूताकोला नृत्य की उमंग भी आपको दिखाएंगे। ये वही नृत्य उत्सव है जिसकी झलक कांतारा में देखने को मिली थी। कहते हैं एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा। रामचरितमानस में इस चौपाई का उल्लेख है, जिसका अर्थ है कि रघुकुल के राजा अपने समाज के साथ राजसभा में विराजमान थे। एक बार फिर से ये शब्द, ये भावना साकार होने जा रही है, क्योंकि अयोध्या में पधार रहे हैं श्री राम। जी हाँ, देखिए चाय पर चर्चा में शुरुआत इसी शुभ समाचार के साथ करते हैं। गुड न्यूज दरअसल ये आई है कि अयोध्या के नए मंदिर में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी और ठीक बाद भक्त नए राम मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। खत्म हुआ इंतजार, आ रही है शुभ घड़ी। वो पल जब अयोध्या में मंगल गीत गाए जाएंगे, जब रामलला के भक्तों की खुशी चरम पर होगी, क्योंकि अयोध्या में पधार रहे हैं रामलला। कितनी अलौकिक अद्भुत होगी वो बेला जब रामलला अयोध्या में अपने दिव्य और भव्य निवास को सुशोभित करेंगे। असंख्य राम भक्तों की ये कल्पना अब साकार हो रही है। रामलला के भक्तों के लिए इससे बड़ा शुभ समाचार और क्या होगा कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये वो शुभ घड़ी होगी जब रामलला अपने नए और भव्य दरबार में विराजेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रामलला की पुरानी और नई दोनों प्रतिमाओं को राम मंदिर में स्थापित करने की योजना है। अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। गुड न्यूज ये भी है कि इसके बाद राम मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। बस चंद महीनों का इंतजार और अयोध्या में अब दुनिया देखेगी हिंदुस्तान के रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम की दिव्य और भव्य झलक। साल 2024 की शुरुआत में राम भक्तों को एक ऐसा अनुपम तोहफा मिलेगा जो उनके जीवन में यादगार होगा और उन्हें अपने आराध्य प्रभु श्री राम के और करीब ले जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। शिल्पी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शिल्पी, सबसे पहले तो बताइए कि आप अयोध्या पहुंच चुकी हैं इस बड़ी गुड न्यूज के साथ, तो वहां पर किस तरह का माहौल है? क्योंकि जिस तारीख का इंतजार था उसका ऐलान भी हो गया है, अब बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखिए, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो अब वो घड़ी आने वाली है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से असंख्य जनमानस को थी। और हम जिस जगह मौजूद हैं अयोध्या में, वो बेहद खास जगह है। मेरे पीछे आप देख सकती हैं ये स्तंभ बहुत पहले से यहाँ पर हैं, क्योंकि हम हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर कार्यशाला में। यानी जब ये मुकदमा अदालत में था तब भी ये कार्यशाला थी और यहाँ पर
इंतजार था इस बात का, एक उम्मीद सी थी कि जब भव्य राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद बनेगा तो उसके बाद किस तरह से उसमें निर्माण होगा, और उसी इंतजार में, उसी प्रतीक्षा में यहाँ हमारे पीछे कार्यशाला में बहुत से ऐसे पत्थर तराशे गए जो अब उसी भव्य और दिव्य राम मंदिर में लगेंगे। जो लोग आते थे वो यहाँ दर्शन करते थे, जबकि उनको भी ये नहीं पता था कि राम मंदिर कब बनने वाला है। तो आज उसी पावन भूमि पर अयोध्या में, रामनगरी में, हम उसी मंदिर निर्माण कार्यशाला में हैं। और देखिए यहाँ भी लोग आए हैं दर्शन करने, और हम देख रहे हैं, इनसे हमारी बात हुई, ये आंध्र प्रदेश से आए, क्योंकि देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ आते रहे हैं। ये बताइए कि आज वो तारीख सुनाई पड़ रही है, यानी 22 जनवरी 2024। आप तो यहाँ दर्शन करने आए हैं, लेकिन वो तारीख जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसको सुन करके कैसा लगा जब आप यहाँ अयोध्या में हैं? बहुत खुशी है। जय श्री राम। बहुत खुशी है। ऐसा कार्यक्रम हो ना पड़ेगा। हम आंध्र प्रदेश से आया, हम सब लोग, हम तेलुगु में बात कर सकता हूँ। ఇటువంటి కార్యక్రమం మన మొత్తం దేశానికి గర్వించదగ్గది। శ్రీరామ్ జన్మభూమి మనకి ఇది అవసరమైనది। ఎంత కష్టమైనా కూడాను ఈ ఆలయ నిర్మాణం జరగాల, దానికి అన్ని విధాలుగా కూడాను। बिल्कुल शिल्पी, हालांकि उन्होंने जो कहा वो हमें समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उनके भाव को जरूर हमने समझा है। शिल्पी, जिस जगह पे आप खड़ी हैं कार्यशाला, और जिस पिलर की आपने बात की, लगभग 7 साल पहले मैं वहीं पर पहुंची थी और मैंने भी उस पिलर को देखा था। और उस स्तंभ को देखने के बाद अंदर जब आप जाते हैं तो अंदर बहुत सारे ईंट लगे हुए हैं जो कि अलग अलग देशों से आए हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, कोई इटली से आया है, कोई फ्रांस से आया है, बाकायदा वो नाम लिखे हैं। और आज मुझे भी वही अनुभूति हो रही है कि उस समय मेरी ये सोच थी कि पता नहीं कब हम साकार रूप, वो मूर्त रूप देख पाएंगे मंदिर का, लेकिन अब वो तारीख भी आ गई है। तो बेहद खुशी की बात, न सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश और पूरे राष्ट्र के लिए। बिल्कुल सभी के लिए बहुत खुशी की बात, क्योंकि इसी बात की उम्मीद थी। आप बताइए कैसा लग रहा है जब तारीख सुनाई पड़ रही है, क्योंकि आमतौर पर दर्शन करने लोग यहाँ आते हैं, लेकिन ये नहीं पता होता रामलला कब विराजमान होंगे अपने नए मंदिर में। जय श्री राम। हम लोग आंध्र प्रदेश से आया है। जो आप अभी जो इंडिया टुडे जो चैनल, हम बहुत पहले धन्यवाद बोलते हैं। हम ये जो फर्स्ट जो कोर्ट के ऑर्डर आया था, उस दिन हम लोग हमारा गांव में मिठाई खिलाया था, बहुत बहुत काम भी किया था। और आज भी आप लोग इंटरव्यू करने में, सुनने में बहुत जब कोर्ट से ऑर्डर आया था, यानी जिस दिन फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इन्होंने अपने गांव में मिठाई खिलाई थी। आप बताइए, मुस्कुराहट तो चेहरे पर दिखाई पड़ रही है, कैसा महसूस कर रही? जब मंदिर बन जाएगा दोबारा आएंगे कि नहीं? दोबारा आएंगे जब मंदिर बन जाएगा? हमको తెలుగు వాళ్ళ తెలుగులో बोले ఈ నిర్మాణం చాలా గర్వించదగ్గ విషయం। మేము శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాము। ఈ మందిర నిర్మాణం అనేది మన దేశానికే గర్వకారణం అని చెప్పుకోవచ్చు। बिल्कुल, देखिए समझ में हमें कुछ नहीं आया, लेकिन इतना तय है कि ये लोग राम मंदिर पर वही गर्व और खुशी अनुभव कर रहे हैं जो हम और आप। ये बताइए, आप कहां से आए हैं? हम बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं। कितनी प्रतीक्षा थी इस राम मंदिर की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की? तारीख अब 22 जनवरी 2024। बहुत प्रतीक्षा थी, बस ये था कि कब बन जाए, और बहुत सुकून मिला जब तारीख कंफर्म हो गई कि नहीं अब बनने वाला है। पहले तो केस चल रहा था, अब केस फाइनल हो गया, अब हम लोग का आना जाना लगा रहेगा। बिल्कुल आना जाना रहेगा। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह से कहेंगे कि वो दिखाएं आपको पीछे, ताकि हमारे गुड न्यूज टुडे के दर्शक देख पाएं कि हम कितनी महत्वपूर्ण जगह पर हैं यहाँ पर। यकीनन यहाँ पर सबसे बड़ी बहुत बात अहम है स्थान जहाँ से आप हमें कि तस्वीरें भी दिखा रही हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं तारीख का ऐलान होने के बाद किस तरीके से वहां पर खुशी की लहर है। मैं लौटूंगी आपके पास। तो प्रथम चरण में राम मंदिर के गर्भगृह और ग्राउंड फ्लोर का निर्माण होगा। निर्माण कार्य में 90% पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। रामलला की मूर्ति मंदिर में किस जगह स्थापित होगी, कैसी होगी रामलला के बाल स्वरूप की मूर्ति, अब हम इन तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जी, और हमारे सहयोगी चैनल की मैनेजिंग एडिटर श्वेता सिंह ने अब से चंद रोज पहले अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का जायजा लिया। देखिए राम मंदिर निर्माण से जुड़ी ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। पृथ्वी की जो सबसे पवित्र भूमि है, श्री राम जन्मभूमि, वहां पर हम इस समय मौजूद हैं।
और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसके बारे में आपके मन में बहुत जिज्ञासा होगी, बहुत सारे प्रश्न होंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो है नृपेंद्र मिश्रा जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जहाँ पर जो पूरा निर्माण चल रहा है उसके प्रमुख हैं। हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। जी जी जी। अगर आप हमें प्रांगण भी, परिसर भी समझा पाए थोड़ा सा। जी जी। ये हमारा प्रमुख द्वार है और यहाँ पे भविष्य में आकर के 2 मूर्तियों की स्थापना होगी जी, जो कि एक तरफ महावीर जी, हनुमान जी होंगे और दूसरी तरफ गरुण जी होंगे और उन दोनों के आगे जो एक शुभ माना जाता है 2 एक तरीके से गणेश जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हुए 2 हाथियों की मूर्ति होगी। अच्छा। हम लोगों ने यह तय किया कि इसमें आयरन का इस्तेमाल नहीं होगा, 0 आयरन है। हाँ। तो ये कैसे हुआ? इसलिए कि आयरन का जीवन काल करीब 94 से 95 वर्ष होता है। अच्छा। तो अगर आयरन करते तो नेचुरली जीवन काल कम होगा, तो इसलिए सारा कार्य आयरन से हट करके या तो कंक्रीट सीमेंट में थोड़ा है, वरना बाकी 90% स्टोन का कार्य। धातु नहीं कोई? जी, धातु नहीं है। एक अगर आप कोई शब्द कहें जी, तो सही स्थिति ये होगी कि पत्थरों को जोड़ने के लिए कॉपर के हुक्स हैं। अच्छा। लेकिन वो कॉपर के हैं। आस्था और तकनीकी आधुनिकता का एक आपसी संघर्ष बताता हूं। अच्छा। आपने अभी एक तो पूछा कि ये क्या इसके ऊपर छत आएगी? तो बिल्कुल सही है। ये बीम है। अच्छा। ये जो आप देख रही हैं ये नीचे से जो पिलर्स आए हैं उसके ऊपर ये बीम आ गए हैं। अच्छा। इस बीम के ऊपर फिर एक कैनेपी शेप आएगा जो कि छत होगी और वह छत जो है उसमें सारे कार्व डिजाइन होंगी। अच्छा। और वह मतलब उसकी छत में जो अंदर है। जी हाँ। और वो क्लोज हो सकेगा। अच्छा। लेकिन यहाँ जो एक बिंदु है आपको केवल रुचि के कारण बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे दरवाजा बनेगा। अच्छा। ये गुरु मंडप का दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा। ऐसे कुल मिलाकर के 9 दरवाजे हैं। तो ये जो आप झंडा देख रही हैं जी, ये झंडा वो बिंदु है जहां की एक विश्वास है कि रामलला यहां पर मूर्ति उनकी एकाएक प्रकट हुई जी। और यहीं पर जो प्रकट हुई मूर्ति जिसको कि अभी अस्थायी मंदिर में है, उसके अलावा एक नई मूर्ति बनाई जाएगी जी। वो नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी यहाँ पर जी। श्रद्धालु है वो मूर्ति से लगभग 30 फीट। अच्छा, वहां से जी, जहां पर कि हमारे सहयोगी खड़े हैं जी, यहां से दर्शन करेगा। अच्छा। और दर्शन जब करेगा तो उसकी 2 आवश्यकताएं हैं जी। एक तो वो भगवान की आंख से आशीर्वाद लेता है जी, और एक भगवान के चरणों में वो वहीं खड़ा होकर नतमस्तक होता है जी। तो इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जो ये बाल लला होंगे, चाइल्ड राम होंगे जी, इनकी लंबाई लगभग 52 इंच से 53 इंच होगी। अच्छा। लंबाई जी। और बिल्कुल बाल लला होंगे, बाल स्वरूप होगा उनका। और जो धनुष और बाण भी होगा वो खेलने वाला धनुष और बाण होगा। अच्छा। उसके नीचे उनका नेचुरली कमल के उस पर वो खड़े होंगे, समचरण होंगे जिससे दोनों चरण दिखे श्रद्धालु को और उसके नीचे एक सपोर्ट होगा, फाउंडेशन। अच्छा। तो कुल मिला करके ऊंचाई लगभग 8 फीट से कुछ कम होगी। 8 फीट से कुछ कम क्यों रखा गया? उसका एक कारण है कि औसत जो हाइट है श्रद्धालु की उसको ध्यान में रखते हुए यह रखा गया कि वो अपनी आंखों को वहां तक पहुंचा सके केवल रामनवमी में जी। एक तरीके से आप यूं समझें कि जन्मदिन है, वर्ष में एक रामनवमी, उसमें यह व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर एक कठिनाई है
आप समय देखें 2:20 है, अगर 12 बजे भी देखें तो ऐसा नहीं होता कि सूर्य सीधा रिफ्लेक्ट करे। जी जी। इसलिए जो पुणे में एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की में, उन्होंने इसका एक तरीके से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने अगले 19-20 वर्षों का एक आप पंचांग ही कहें उससे कि सूर्य किस दिशा से कितने अंश से यहाँ 12 बजे आएगा, वो उन्होंने देखा। अच्छा। और उसको फिर हम रिफ्लेक्ट कैसे करें, अद्भुत। उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कहाँ एपर्चर यहाँ लिया जाए जी, और एपर्चर से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा जो रिसीव करके उसको सीधा भगवान के माथे पर गिरेगा जी। और वह कुल 5 से 7 मिनट का एक तरीके से अद्भुत दर्शन है। एक बार फिर से रुक करते हैं शिल्पी का, जो हमारे साथ अयोध्या से बनी हुई है। शिल्पी, अब आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ 167 स्तंभ जो है डल चुके हैं, छत का काम भी शुरू हो चुका है। जो पहला फ्लोर होगा वहां पर जो है रामलला विराजमान होंगे, लेकिन आगे का कार्य कैसे प्लान किया गया है? क्या अक्टूबर तक पहले फ्लोर को खोल दिया जाएगा? इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट की तरफ से पहले ये बताया गया है कि दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर यानी भूतल का। उसके बाद रामलला उसमें विराजमान होंगे, जो बाकी के मंदिर का काम है वो चलता रहेगा। इसके लिए मैं आपको बहुत ही खास, बहुत ही विशेष एक शख्स से मिलवाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले दादाजी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। इन्होंने रामलला को टेंट में भी देखा है, अस्थाई मंदिर में भी देख रहे हैं और अब भव्य मंदिर में देखने की प्रतीक्षा है। कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ही ज्यादा। तो जब ये आते थे आप रामलला टेंट में थे, या अब जब आए हैं कि पंजाब से आप आए हैं, आपने बताया, तो अभी उम्मीद है कि आप आकर के जब भव्य मंदिर होगा, तारीख उसकी आ गई है? बहुत ज्यादा खुशी आएगी और हम तो यहाँ सेवा करने के लिए, हम कहते हमारे से कोई 1-2 ईंटें लग जाए हमारे हाथ से मंदिर के लिए, हम बहुत खुश हैं। जा करके बताएंगे अपने वहाँ की आपने दर्शन किए? हाँ, हमने कहीं दर्शन किए, बताएंगे। ये देखिए, ये भक्तों के भाव है। लेकिन मैं जो कह रही थी कि बहुत ही एक खास शख्स अन्नू भाई सोमपुरा जी 90 के दशक में यहाँ आए और जो ये पूरा काम राम मंदिर निर्माण कार्यशाला का चल रहा है, जारी रहा, उसको इन्होंने, इनकी देखरेख में वो हुआ है। तो यहाँ की छोटी से छोटी जो बात है निर्माण से संबंधित, उसको सोमपुरा आर्किटेक्ट की तरफ से अन्नू भाई सोमपुरा जी देखते रहे अयोध्या में रह करके। पहले तो एक बहुत इमोशनल बात, आपकी बात पर आती हूँ, आप गुजरात छोड़ करके यहाँ लगातार आ गए, उस समय लगा नहीं कि आप अयोध्या में रह करके, क्या मन में भाव उस समय? ऐसा है कि आर्किटेक्ट ने मेरे को कहा कि आपको अयोध्या जाना है, नहीं कहा ठीक है हम जाएंगे, लेकिन फिर बोले 5 आदमी कारीगर लेके जाइए अब, लेकिन सब लोग डरते रहे आने में। फिर मेरा छोटा भाई और मेरा बड़ा लड़का, हम तीनों आदमी पहले यहाँ आए थे 90 में। उसके बाद पत्थर भी यहाँ नहीं आया था, 15 दिन तो हम घूमे यहाँ। उसके बाद एक पत्थर गाड़ी की आई, उसके बाद काम चालू किया। तो अभी 90 चालू ही है। अभी तो कितनी बार जेल में भी गए, सब कुछ हो गया, लेकिन डटे रहे, लेकिन राम जी की इच्छा से तो अभी तक चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गुजरात से आकर के यहाँ पर डटे रहे, ये कह रहे हैं। और उस समय आए थे जब कोई और नहीं आ रहा था अयोध्या की। आज हम लोग यहाँ आते हैं, आज हम लोग यहाँ घूमते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था, 1990 की बात बता रहे हैं अन्नू भाई सोमपुरा जी, जब यहाँ कोई आता नहीं था, आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उस समय यहाँ की ऐसी स्थिति नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह का सवाल एक मन में आ रहा है कि ग्राउंड फ्लोर तो बन जाएगा, उसमें रामलला विराजमान होंगे, बाकी के मंदिर का काम होता रहेगा, किस तरह से उसकी प्लानिंग है? बाकी तो होता ही रहेगा, रामलला बैठ जाएंगे 24 में, बाकी तो काम होता रहेगा। एक मंजिल अभी यहाँ तक तो हो चुका है, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, ये बताइए कि उम्मीद थी कि आप जब यहाँ आए थे कि ऐसा, क्योंकि तब तो कोर्ट में उसके बाद फैसला रहा और उसके बाद आज इतनी तेजी से निर्माण कार्य हो? ऐसा है कि कितनी सरकारें आ गई, कितनी सरकारें चली गई, फिर भी हमारा काम बंद नहीं, किसी ने बंद नहीं करवाया। जब हमको मोदी जी आए
जब हमको विश्वास हुआ कि अब मंदिर बनेगा, जब से हमको भी ऐसा आस्था हो गई तो अभी भी जिंदा है, हम मरते मरते भी बच गए हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। अपना घर छोड़ करके, अपना राज्य छोड़ करके अन्नू भाई सोमपुरा, देखिए सोमपुरा आर्किटेक्ट जो यहाँ पर जिन्होंने सबसे पहले स्तंभों का निर्माण और जिस तरह से यहाँ पत्थर तराशे जाते थे वो काम शुरू किया। एक बात अन्नू भाई और बताइए कि अलग अलग जो यहाँ पर बने जी हुए शिल्पी, स्तंभ बहुत वो बड़ी देखते बात थे। होती है अपना घर छोड़कर किसी नए शहर में बस जाना, जो कि सोमपुरा जी ने किया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जाहिर है इस खबर पर पूरा देश खुशी से झूम रहा है और राम भक्तों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। भारत के जन जन की आत्मा में भगवान राम का निवास है और उनकी जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में जो नवनिर्मित मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें भगवान रामलला का जो वर्तमान समय में विग्रह है जिसका पूजन हो रहा है, उसकी स्थापना का मुहूर्त 22 जनवरी निकाला गया है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं, स्वागत करता हूं। 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। ये पूरे भारतवासियों के लिए और विशेष करके हिंदू समुदाय के लिए एक दीपावली के पर्व से भी महान पर्व आएगा। ये दिन पूरे विश्व में बसे हुए सनातनी लोगों के लिए बहुत खुशी का, उत्साह का और उल्लास का पर्व होगा। एक बार फिर राम के भक्त भव्य दीपावली बनाएंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी और पारा माइनस में चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम भी इस बार चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रहा हो। लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह मौसम के मिजाज पर भारी पड़ रहा है। तेज बर्फबारी के बीच भी श्रद्धालु आस्था की डोर थामकर बाबा केदार के दर्शन के लिए पूरे उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। नजारा ऐसा कि आंखें बस निहारती रह जाएं। भावनाओं का जोर ऐसा कि शब्द मौन हो जाएं। ये दृश्य केदारनाथ धाम का है। भगवान भोलेनाथ को दिल में बसाए श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि आसमान से बर्फ बरस रही है। बाबा केदार के दर पर आए इन श्रद्धालुओं का मन पूरी तरह से महादेव में रमा है। लगातार हो रही बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन आस्था की डोर ऐसी मजबूत है कि इन्हें राह से डिगा नहीं पा रही। देखिए किस तरह से भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज ने प्रशासन की परेशानियां बढ़ा दी हैं। 1 मई तक मौसम की लुका छिपी यूं ही जारी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन श्रद्धालुओं से लगातार सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। केदारनाथ जी में ज्यादा समस्या है क्योंकि वहाँ ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशन भी नहीं हो पाते, तो इसलिए 1 तारीख तक 1 मई पे मौसम का कुछ हल्का हो सकता है। बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। प्रशासन से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान। बेशक फिक्रमंद है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं। केदारनाथ धाम का कण कण शिवमय हो गया है। नाथ के पावन धाम को सजा रही है प्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। ऑपरेशन कावेरी की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। पूरी मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू टीम मिशन में जुटी है। ऑपरेशन कावेरी में वायुसेना के 3 और नौसेना के 3 जहाज लगे हैं। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले 392 भारतीयों को जेद्दा से लेकर ग्लोब मास्टर दिल्ली लौटा है। गुड न्यूज ये है कि 2000 से ज्यादा भारतीयों को जेद्दा के ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया जा चुका है और अलग अलग ग्रुप में इन लोगों को इंडिया भेजा जा रहा है।
ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की सकुशल वतन वापसी के लिए शुरू किया गया एक बचाव अभियान है। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना और नौसेना को लगाया गया है। नौसेना का INS सुमेधा वो पहला जहाज है जो इस मिशन पर सूडान पोर्ट पहुंचा। 25 अप्रैल को 268 भारतीय INS सुमेधा से जिद्दा पहुंचाए गए। INS तेग से 297 भारतीयों को जिद्दा पहुंचाया गया और इसके बाद INS तरकश को भी नौसेना ने सूडान पोर्ट पर तैनात कर दिया। INS तरकश से 326 भारतीय पोर्ट सूडान से जिद्दा ले जाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी सूडान से अपने लोगों को सुरक्षित लाने की मुहिम में जुटी है। भारतीय वायुसेना ने 2 C-130J सुपर हर्कुलस और एक C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान को मोर्चे पर लगाया है। C-130J विमानों से अब तक 520 भारतीयों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि C-17 ग्लोब मास्टर से 246 भारतीयों को जिद्दा से मुंबई लाया जा चुका है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब INS तेग भारतीयों के रेस्क्यू के लिए सूडान पोर्ट पहुंचा। सूडान से बच निकलने की खुशी इनके चेहरों पर देखी जा सकती है। हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय के साथ ये लोग सूडान से सकुशल निकल गए। बहुत सेफ फील हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। हमारे इंडियन नेवी बहुत हमारे लिए सपोर्ट किया, हमारे पास आए, हमारा टाइम पे वक्त पे आई। वॉर ज्यादा स्टार्ट होने से पहले हमें उससे पहले हमारे सपोर्ट के लिए खड़े रहे। सूडान से अब तक 10 बैच में भारतीयों को निकाला जा चुका है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा के मुताबिक सूडान में करीब 3500 भारतीय और 1000 भारतीय मूल के लोग हैं, जिनमें से करीब 2000 लोगों को सूडान से निकाला जा चुका है। लेकिन अब भी कई भारतीय सुरक्षित वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हिंसाग्रस्त सूडान का सबसे प्रभावित क्षेत्र है इसकी राजधानी खार्तूम। पोर्ट सूडान खार्तूम से करीब 850 किलोमीटर की दूरी पर है। खार्तूम से भारतीयों को सुरक्षित सूडान पोर्ट पर लाने के लिए बस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि वहां की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सभी को सुरक्षित लाना एक बड़ी चुनौती जैसी लग रही है। खार्तूम से सभी को सूडान पोर्ट पर लाया जा रहा है, जहां पहले से भारतीय नौसेना का जहाज तैनात है। सूडान से नागरिकों को जिद्दा पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान C-130J को भी लगाया गया है। सूडान पोर्ट से भारतीयों को पहले सऊदी अरब के जिद्दा ले जाया जा रहा है, जहां भारतीय वायुसेना का विमान ग्लोब मास्टर तैनात है। वायुसेना के विमान और चार्टर्ड फ्लाइट से फिर लोगों की सुरक्षित वतन वापसी कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्नाटक के गांव में आज भी भूता कोला नृत्य की परंपरा जीवित है, जिसे कांतारा फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने बखूबी दर्शाया था। अब फिल्मी पर्दे के बाहर मैंगलुरु में भूता कोला नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें अभिनेता ऋषभ शेट्टी शामिल हुए। 500 साल से चली आ रही इस परंपरा का कर्नाटक में बेहद खास महत्व है। संस्कृति, सभ्यता और विरासत को समेटे ये तस्वीरें बेहद अद्भुत और अलौकिक हैं। ये तस्वीरें किसी फिल्म की नहीं बल्कि कर्नाटक की संस्कृति और इतिहास की वास्तविक दास्तां हैं। इन तस्वीरों को देखकर कन्नड़ फिल्म कांतारा का वो दृश्य आंखों के सामने आ जाता है, जिसमें भूत कोला नृत्य दिखाया जाता है। पर्दे से बाहर ऋषभ शेट्टी इस परंपरा को आज भी उतना ही मानते हैं जितना उन्होंने इस संस्कृति को फिल्मों में दिखाया था। इट्स अ डिवाइन थिंग फॉर मी। ये बहुत मतलब दैव से एक प्यार है मेरा। तो मैं भी इधर था तो मुझे पता लगा कि आज एक कोला चल रहा है करके, तो इधर आया तो विटनेस कर रहा हूँ उधर। कर्नाटक के गांवों में भूत कोला का महत्व आज भी उतना ही है जितनी ये परंपरा 500 साल पहले शुरू होते वक्त थी। भूत कोला नृत्य गांव के मंदिर के पास खुले मैदान में किया जाता है। मान्यता है कि ये नृत्य देवताओं के लिए किया जाता है और जो शख्स भूत कोला नृत्य करता है उसके भीतर देव का वास होता है। स्पेशली ये देवस्थान जो है ये बहुत पुराने हैं
और जो दैव नर्तक का जो कम्युनिटी है उनका भी ये बहुत बड़ा हिस्ट्री है इधर से, तो इट इज वेरी पावरफुल प्लेस। सबसे खास बात यह है कि भूत कोला नृत्य करना एक खानदानी परंपरा होती है, यानी जो शख्स नर्तक बनता है उसके बाद उसका बेटा और फिर उसके बेटे का बेटा नर्तक बनता है। वनवासी समाज की संस्कृति और विरासत को सहेजने और संवारने की यह अनूठी परंपरा कर्नाटक के गांवों में आज भी जीवित है। भूत कोला नृत्य के दौरान नर्तक के कहे एक एक शब्द लोगों के लिए सर्वोपरि होते हैं। चलिए, हमें पूरी उम्मीद है रोज की तरह आपको हमारे साथ गर्मा गर्म चाय और हमारी गुड न्यूज जरूर पसंद आई होगी, लेकिन अब वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय कहने का। क्यों शुरू? लेकिन कुछ लोगों का वीकेंड कुछ का नहीं, हमारी चाय वही। मंगलवार से पहले आता है सोमवार, उस दिन आपके साथ चाय पियेंगे, बातें करेंगे, अच्छी अच्छी खबरें आपको देंगे। क्यों गीतिका? तो मतलब अदिति कल नहीं, मंडे को मिलेंगे आपसे चाय की चुस्की के साथ। चलिए फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन हमारा IPL वाला ट्रिपल डोज देखना मत भूलिएगा, देख घुमा के 6 बजे।